जी नमस्कार। आज हम जो 9th क्लास की एनसीईआरटी का फोर्थ लेसन चला हुआ है उसका सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि आगे बताया कि जैसे इसमें वनों के बारे में बताया कि हमारे देश में वन कैसे कम होते चले गए, फिर व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कैसे हुई, कि कमर्शियल कैसे बन गए, कि जो वनों का को कमर्शलाइजेशन कैसे कर दिया गया। इसमें बताया कि जैसे देख रहे थे कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो जंगलों का उपयोग करते हैं, तो स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग और व्यापारियों द्वारा पेड़ों को अंधाधुंध जो कटाई हो रही थी, तो उसके लिए क्या किया, इसके लिए उन्होंने डाइट्रिक ब्रेंडिस नाम का एक जो जर्मन विशेषज्ञ था उसको मशवरे के लिए बुलाया। तो ये जो पहला महानिदेशक बनाया, वन महानिदेशक बनाए गए। अब ये छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले वन महानिदेशक कौन रहे? डाइट्रिच ब्रेंडिस रहे। तो फिर क्या है, ब्रेंडिस ने महसूस किया कि लोगों का संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यावसायिक तंत्र विकसित करना होगा। मतलब ये काम करना पड़ेगा, इसके लिए कानून बनाने पड़ेंगे, वन संपदा का प्रयोग मतलब सोच समझ के करना पड़ेगा, उसके लिए नियम बनाने पड़ेंगे। पेड़ों की जो कटाई होती है, पशुओं को चराने की जैसे जो गतिविधियां की जाती हैं जंगलों में, तो उन पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। जंगलों की लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सके, इस प्रकार मतलब जंगलों को आरक्षित किया जा सकेगा, मतलब वो यूज कर सकते हैं। जैसे जो गवर्नमेंट है जो चाहती है वो इस चीज को यूज कर सकते हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो इसको यूज नहीं कर सकते। फिर बताया कि किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। जैसे अगर मतलब बेकाम में ऐसे कहीं पेड़ काटेंगे तो उसको सजा होगी। तो इस तरह ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना और 1865 में भारतीय वन अधिनियम के सूत्रबद्ध करने के सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है जो कि देहरादून में है, वो 1906 में स्थापित किया गया। जहाँ जिस पत्ती की शिक्षा, जहाँ पर जैसे कैसे मतलब वनों को कमर्शलाइजेशन किया जा सकता है, इस प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है। उन्हें वैज्ञानिक वानिकी या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाने लगा। जो वैज्ञानिक वानिकी के नाम से विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला। जैसे पहले जो प्राकृतिक वन थे उनको तो काट डाला, फिर इस तरह के जैसे सीधी पंक्ति वाले ये मतलब ऐसे किस्म के पेड़ उगाए गए जो जगह भी कम लें और जिसका कमर्शलाइजेशन अच्छे से हो सके। तो 1865 के इस अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए। पहले 1878 में संशोधन किया गया, फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। सबसे जो अच्छे जंगलों को आरक्षित श्रेणी में रख लिया गया। गांव वाले इन जंगलों में अपने प्रयोग के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। वे अपने घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण जो वन थे उन्हीं में से लकड़ी ले सकते थे। वनों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? फिर जैसे वनों से जीवन है कैसे प्रभावित हो रहा था, क्योंकि वनों के अंदर भी जो हमारी जनजातियां हैं वो निवास करती हैं, तो उससे जो जनजीवन कैसे प्रभावित हो रहा था। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में वनपाल तथा ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अपनी अलग अलग जो जरूरतों जैसे ईंधन है, चारा है, चारे की पूर्ति के लिए वन के विभिन्न जो प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग ऐसे पेड़ों की जरूरत उनको मतलब ऐसे अभी बताया कि ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो एक कतार में हो, जगह भी कम लें, उनका कमर्शलाइजेशन किया जा सके। ऐसी लकड़ियां जो सख्त हों, लंबी हों, सीधी हों, सागौन और साल जैसी प्रजातियों हैं, उनको प्रोत्साहन किया गया। फिर जो वन्य इलाके में लोग जो कंदमूल फल जो पत्ते लेने जाते थे, विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे वनों का फल कंद अत्यंत पोषक खाद्य, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर न आई हो। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ियों का प्रयोग हल जैसी खेती के औजार बनाने के लिए किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़ें बनाई जा सकती हैं। इनका प्रयोग जैसे छतरी, टोकरी आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो मतलब बताया है कि ये जो इतनी सारी जो चीजें बताई है ना, कि इनको मतलब मना कर दिया गया।
जैसे पत्तों के जोड़ जोड़ कर जैसे खावा फेंको की जैसे पत्तल वगैरह बनाई जाती है, जो आज भी यूज करी जाती हैं। पत्तल किस्म के जो डोने बनाए जाते हैं, जो जिसको जैसे सियादी की लताओं से रस्सी बनाकर बनाई जा सकती है। सैमूर सूती रेशम की कांटेदार छाल की सब्जियां छाल पर सब्जियां छीली जा सकती है। महुए के पेड़ से खाना पकाने रोशनी करने के लिए तेल निकाला जाता है। तो मतलब ये जो आम लोगों की चीजें थी उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए। फिर क्या है, वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। अब खेती का ये बता रखा है, जैसे खेती होती है जो झूमिंग खेती होती है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में लदांग कही जाती है। इसके नाम दे रखे हैं जो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में इनके नाम लिए जाते हैं। मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहा जाता है, अमेरिका में इसमें चितमैन कहा जाता है या टवी कहा जाता है, श्रीलंका में इसको चन्ना कहा जाता है। हिंदुस्तान में घुमंतु खेती के लिए जो मतलब इस तरह के बेवर नाम दिए जाते हैं, धया, पेंडा, झूम, पोडू, खदाद, कुमरी, ऐसे जो स्थानीय नाम दिए जाते हैं। तो मतलब जो इस तरह की खेती करने वाले लोग थे उनके लिए ये जो चीजें हैं पाबंदी लगा दी गई। यूरोपीय वन रक्षकों की नजर में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। जो झूमिंग कृषि थी वो नुकसानदेह थी। उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही है, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। तो उनको तो सारी जगह मतलब अपना ही कमर्शियलाइजेशन दिखता था कि हम कहाँ क्या कर सकते हैं। फिर वहाँ ये बताया कि बेशकीमती जो पेड़ हैं उनकी फैलती लपटों से जैसे लपट आकर जैसे उनके जो बढ़िया वो पेड़ लगाते हैं तो वो भी जल जाते होंगे थोड़े बहुत। तो फिर कहते हैं कि उसमें भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, तो इसलिए उनको जो ये झूमिंग खेती थी ये भी बंद करवा दी। फिर शिकार की आज़ादी किसे थी, ये मतलब कुछ एक विशेष लोग थे जिनको शिकार की आज़ादी थी। जहाँ एक तरफा वन कानूनों में लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया गया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट जैसे एक खेल बन गया था। जैसे जो जानवर नुकसान पहुंचाते थे उनका शिकार मतलब लोगों के लिए खेल बन गया था। जैसे हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। जैसे राजा देखा है, मूवी में दिखाया जाता है कि राजा जैसे शिकार करते थे। अनेक मुगल जो कृत्य में शहजादे और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया जाता है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन एक पैमाने पर बढ़ा, मतलब ये और ज्यादा बढ़ा दिया उसके कारण। लगभग जैसे जो बड़े बड़े जो बाघ है, इस तरह की जो प्रजातियां हैं, उनको वो बिल्कुल लुप्त की कगार पे आ गई। अंग्रेजों की नजर में बड़े जो जानवर थे जिस उनको बर्बर और आदि समाज का हिस्सा मानते थे वो, तो उनका मानना था कि जो खतरनाक जो जानवर हैं वो हिंदुस्तान को सभ्य नहीं बनाएंगे। भेड़िए और जैसे ये इस तरह के है ना जो बड़े जानवर हैं, बाघ, भेड़िए हैं, इनके इन पर ना इनाम दिया जाता है कि कैसे इनाम के चक्कर में लोग मतलब बहुत सारे, अब यहाँ पर जैसे आंकड़ा दिया गया है कि 1876 से 1925 के बीच में इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 1.5 लाख तेंदुए, 2 लाख जो भेड़िए हैं वो मार गिराए। मतलब इस तरह का काम चल रहा था क्योंकि लोगों को उस टाइम पे ट्रॉफियां दी जाती थी ऐसे इन जानवरों को मारने वालों को। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगलों पर जब विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को इस तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों का व्यापार के लिए नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई ऐसे ही नज़ारा था। उदाहरण के लिए जैसे 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर जैसे मिनियोक उगाने वाली, जो ब्राजील में अमेज़न में जो मिनियोक उगाए जाते हैं, के मुंदुरुक समुदाय, जैसे ये समुदाय का नाम है मुंदुरुक समुदाय में लोगों ने व्यापारियों और रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया गया। तो मतलब ऐसे ही बताया है कि जैसे भारत में कोई ऐसी एक खास फसल का नाम नहीं दिया गया है कि जैसे खाल, सींग, रेशम के लिए ऐसी चीज़ों के लिए मतलब व्यापार एक बहुत ही अनोखी परंपरा बन गई थी। फिर बताया कि जैसे
असम में है ना जो चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल पुरा और छत्तीसगढ़ के गोंड आदि जो आदिवासी मर्द हैं औरतें दोनों ही भर्ती की गई, वहां पर भर्ती कर ली गई। तो इसमें यही बताया था मतलब मेन कि कैसे जो वनों का कमर्शलाइजेशन हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई कि कैसे एक जैसे व्यापार पे भी पाबंदी लगा दी गई और कौन कौन इनका शिकार कर सकते थे उन पे भी पाबंदी लगा दी गई। और जैसे बताया कि बड़े बड़े जो जानवर हैं, भेड़िए हैं, बाघ हैं, इनको मार दिया गया। तो इसके बारे में ये यहाँ पर जो 9th क्लास का 4th जो चैप्टर था और इसका जो सेकंड वीडियो थी ये इसी के बारे में थी। जय हिंद, थैंक्स फॉर